हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैपेसिटी ऑफ पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसे हम कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मैंने बिजनेस लॉ के और भी बहुत सी वीडियोस अपलोड कर रखी है अपने इस चैनल पे। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों पे मिल जाएगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। और अगर आज की वीडियो अगर पसंद आए ना तो प्लीज उसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ऐसे ही और भी बहुत सी वीडियोस को देखने के लिए। चलो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो प्रीवियस वीडियोस कर रखे हैं ना, उसमें हमने पढ़ा था एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें एक एलिमेंट था हमारा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए हर जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व है ना कॉन्ट्रैक्ट में, उनके पास कैपेसिटी होनी चाहिए। मतलब उनके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन का क्या मतलब कि जो भी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं किसी पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए, वो सारे रिक्वायरमेंट्स को वो फुलफिल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वो क्वालिफाइड हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए। तो ये क्वालिफिकेशन क्या होता है? सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में ये सारे क्वालिफिकेशन दिए गए हैं कि एक पर्सन को किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या क्या क्वालिटीज पोस्ट करनी पड़ती हैं। फर्स्ट क्या है कि A person should have attained the age of majority. Age of majority का मतलब कि कोई भी पर्सन अगर एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहता है, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना चाहता है, तो उसकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर की होनी चाहिए। दूसरा क्या कि कोई भी पर्सन साउंड माइंडेड होना चाहिए। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहा है उस वक्त उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। और थर्ड वन है कि वो पर्सन किसी भी लॉ से डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए किसी भी मैटर के अंडर। क्लियर है? ये हमारे क्वालिफिकेशंस हैं। अगर आप ये क्वालिफिकेशंस फुलफिल करते हैं, आपके अंदर ये सारी बातें हैं, आप 18 साल से ऊपर के हैं, आप बिल्कुल मेंटली साउंड हैं, आप किसी भी लॉ के अंदर डिस्क्वालिफाइड नहीं है, तो आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आराम से आ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई क्वालिफिकेशन की। अगर बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की, तो कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते? तो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ऑल पर्सन्स हु डू नॉट मीट द क्राइटेरिया एज पर सेक्शन 11 ऑफ द एक्ट आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कहता है कि वो सारे पर्सन जो सेक्शन 11, यानी ऊपर जो अभी आपने सेक्शन क्वालिफिकेशन का पढ़ा ना, जो सेक्शन 11 के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते, वो सभी लोग कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इनकम्पिटेंट होते हैं। ठीक है? तो वो कौन कौन से लोग हैं जो लीगली जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए? तो फर्स्ट वन है माइनर। इन इंडिया a minor is an Indian citizen who has not completed the age of 18 year. हमारे इंडिया में माइनर किसको बोलते हैं? उस इंडियन सिटीजन को जो 18 साल से नीचे का है, यानी जिसने 18 साल कंप्लीट नहीं किया है। अ माइनर इज इनकेपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द लायबिलिटीज अराइजिंग आउट ऑफ एन एग्रीमेंट। क्योंकि भाई देखो, जो 18 साल से नीचे का है, हमारा लॉ कहता है ना कि 18 साल से नीचे के जो लोग हैं ना, वो इनकेपेबल होते हैं, उनके अंदर समझदारी नहीं होती, उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो एग्रीमेंट से जुड़े जो लायबिलिटीज होती हैं उनकी अच्छे तरीके से समझ कर सकें, उसकी परख कर सकें। इसलिए उनको हम कॉन्ट्रैक्ट में आने का मौका नहीं दे सकते, क्योंकि वो इतने समझदार नहीं है, इतने बुद्धिमान नहीं है कि वो आगे आ रही अनसर्टेनिटीज को बहुत अच्छे से परख सकें। If a person entered into a contract with a minor, then the contract is void ab initio. अगर कोई भी पर्सन माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा? वॉइड कहलाएगा। वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वो फ्रॉम द बिगिनिंग ही वॉइड कहलाएगा। मतलब जिस समय कॉन्ट्रैक्ट किया गया, जिस समय ये एग्रीमेंट बना, उसी समय से ये वॉइड कहलाएगा, क्योंकि माइनर कभी भी लॉ के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं सकता और ये कभी भी किसी भी इंडियन कोर्ट में एनफोर्स नहीं हो सकता। अब भाई ये ऐसा कानून क्यों बनाया गया माइनर को लेकर के? ताकि ये जो लॉ है ना,
इसलिए ऐसा बनाया गया क्योंकि माइनर को प्रोटेक्ट करना था। अब ऐसा हो सकता था ना कि बहुत से लोग आराम से माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते, माइनर को तो ज्यादा समझदारी थी नहीं और उसके साथ चीटिंग वगैरह करके आराम से निकल लिए होते। तो लॉ ने सोचा कि नहीं, माइनर के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि वो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए, जो भी लाइबिलिटीज हैं उसको अच्छे तरीके से समझ पाए। इसलिए माइनर को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने ऐसा प्रावधान बनाया कि कोई भी माइनर पर्सन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, क्योंकि उसके पास ज्यादा लीगल इश्यूज के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता। उसके साथ कोई भी फ्रॉड कर सकता है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और बाद में उसको उसके शेयर देने से मना कर सकता है, क्योंकि वो तो नहीं जानता कि हमें क्या लीगल स्टेप उठाने चाहिए। इसलिए लॉ ने ऐसा कदम उठाया है। अभी देखिए आगे क्या है हमारा, अ माइनर कैन रिसीव बेनिफिट ऑफ एक्शन बट इज नॉट बाउंड बाय एनी ऑब्लिगेशन और आंसरेबल फॉर एनी एक्शन। एक माइनर बेनिफिट्स अवेल कर सकता है लेकिन किसी भी ऑब्लिगेशन के लिए, किसी भी लाइबिलिटीज के लिए वो आंसरेबल नहीं होता है। The laws goes to the extent that even if a minor enter into a contract by telling a lie, no legal action can be taken against him. लॉ इस हद तक कह चुका है कि अगर कोई माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर जाता है झूठ बोल के कि हाँ भाई मैं माइनर नहीं हूं, मैं मेजर हूं, मैं 18 साल से ऊपर का हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में ले लो, फिर भी उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं लिया जाता। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने से पहले अगर कोई सामने वाला आपको माइनर दिख रहा है तो ये जरूर ध्यान दे लीजिए कि वो कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है। यहाँ पे पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी बन जाता है वो सामने वाली पार्टी की तरफ बन जाता है कि वो किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, क्योंकि अगर वो झूठ बोल करके भी माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आएगा तो आप उस पर कोई भी लीगल एक्शन इन फ्यूचर नहीं ले सकते। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी और भी ज्यादा अच्छी होगी जब आप ये केस देखोगे। आगे मैं आपको एक केस दिखाऊंगी। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 68 द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर इज लायबल टू पे फॉर नेसेसरीज रिक्वायर्ड बाय द माइनर। हमारा सेक्शन 68 क्या कहता है कि माइनर की प्रॉपर्टीज लायबल होती हैं किसी भी नेसेसरीज को पे करने के लिए। नेसेसरीज का क्या मतलब होता है, जो कि जीने के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे फूड, शेल्टर, क्लॉथ, इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, बेसिक नीड्स किसी भी पर्सन की। तो अगर क्योंकि हमारा जो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, उससे कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर सकता, तो ऑब्वियस ही बात है जब उसको नेसेसरीज की जरूरत पड़ेगी तो फिर कैसे होगा। तो उसके लिए हमारे सेक्शन 68 ने क्या कहा कि अगर माइनर को नेसेसरीज की जरूरत पड़ती है तो माइनर खुद नहीं बल्कि उसका जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगा उस नेसेसरीज के पेमेंट के लिए। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ द सेक्शन इज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दोज हु सप्लाइंग दीज नेसेसरीज टू द माइनर। अब ये सेक्शन 68 क्यों बनाया गया? भाई माइनर किसी से भी नेसेसरीज प्रोवाइड करवा लेता और उसको पेमेंट नहीं देता, तो उन सारे सप्लायर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो किसी माइनर को नेसेसरीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर नेसेसरी प्रोवाइड कर दें और उनको पेमेंट ना मिले तो क्या कोई भी पर्सन किसी माइनर की हेल्प करेगा? नहीं करेगा। तो उन सारे सप्लायर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने ये कदम उठाया कि माइनर खुद नहीं, पर्सनली वो लायबल नहीं होगा, लेकिन उसके एसेट्स जो होंगे, जो उसकी प्रॉपर्टी होगी, वो लायबल होगी उसके नेसेसरीज को पे करने के लिए। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बनता है, दैट द माइनर पर्सनली कैन नॉट बी हेल्ड लायबल, इट्स हिज प्रॉपर्टी इज लायबल, नॉट द माइनर। माइनर यहाँ पे पर्सनली लायबल नहीं होगा, माइनर किसी भी चीज की लायबिलिटी नहीं लेता, बल्कि यहाँ पे क्या चीज लायबल होगा, उसकी प्रॉपर्टी, माइनर खुद नहीं। देखिए एक नेक्स्ट आपका केस है, मोहिनी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। ये बहुत ही फेमस केस है, इससे बहुत बड़ा चेंज आया था हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, तो मैंने सोचा मैं इसको इंक्लूड कर दूं। और हाँ, और नेक्स्ट जो मैं वीडियो बनाऊंगी ना वो माइनर के एग्रीमेंट पे बनाऊंगी, मतलब माइनर पोजीशन इन एन एग्रीमेंट। तो उसमें आपको बहुत सारे केस लॉज देखने को मिलेंगे। आपको वीडियो चाहिए कि नहीं वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इस केस में क्या था ना, द रिस्पोंडेंट धर्मोदास घोष एक माइनर था
ठीक है, धर्मोदास घोष एक माइनर था और यही रिस्पोंडेंट था। इसने अपनी प्रॉपर्टी को एक मनी लेंडर को मॉर्गेज कर दिया था। मनी लेंडर का नाम क्या था? ब्रह्मोदत्त। ब्रह्मोदत्त को इसने अपनी प्रॉपर्टी लेंड करी थी और उससे 20,000 रुपए का लोन लिया था। क्लियर है? धर्मोदास एक माइनर है, ब्रह्मदत्त एक मनी लेंडर है। धर्मोदास ने अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके ब्रह्मोदत्त से 20,000 का लोन लिया था। मिस्टर ब्रह्मोदत्त हैज ऑथराइज्ड केदारनाथ टू एंटर इनटू द ट्रांजैक्शन थ्रू अ पावर ऑफ अटॉर्नी। अब ब्रह्मोदत्त ने ये अथॉरिटी किसको दे दी थी? केदारनाथ को दे दी थी, अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी थी और कहा कि भाई इस ट्रांजैक्शन में तुम डीलिंग करो। अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी और बोला इस ट्रांजैक्शन को तुम डील करो, मैं नहीं डील करने वाला। ठीक है। Was informed of the fact that Dharmodas Ghosh was a minor through a letter sent by his mother। अब ये जो केदारनाथ थे ना, इनको ये इंफॉर्मेशन मिल गई थी कि धर्मोदास जो है वो एक माइनर है। और ये इंफॉर्मेशन कैसे मिली थी? उसकी मदर ने लेटर लिख करके केदारनाथ को बताया था कि मेरा बेटा एक माइनर है। ठीक है, लेकिन उस वक्त तक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था और 8,000 रुपए, 20,000 मिलने थे लोन के, 8,000 रुपए ऑलरेडी धर्मोदास घोष को मिल चुके थे। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसमें धर्मोदास घोष जो था वो ये झूठ बोल दिया था कि वो माइनर नहीं मेजर है, वो 18 साल से ऊपर का है। आराम से कॉन्ट्रैक्ट में आ गया, 20,000 रुपए का लोन भी ले लिया और 8,000 रुपए का पेमेंट रिसीव भी कर लिया उस 20,000 में से। देन आफ्टर उसकी मदर एक लेटर लिखती है केदारनाथ को कि मेरा बेटा एक माइनर है। तो अब इस लेटर के बाद केदारनाथ को तो पता चल गया कि हाँ भाई, मैं जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आया हूं वो क्या है? एक माइनर है। हाउएवर द डीड ऑफ मॉर्गेज कंटेन्ड द डिक्लेरेशन दैट धर्मोदास घोष वाज ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन ये जो मॉर्गेज डीड है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि धर्मोदास घोष जो है वो एक मेजर है, क्योंकि वो तो झूठ बोल करके एग्रीमेंट में आया था। तो अब धर्मोदास ने बोल दिया कि मैं मेजर हूं और जो डीड है, जो डिक्लेरेशन दिया हुआ है, उसमें भी ये बताया जा रहा है कि वो एक मेजर है। द रिस्पोंडेंट्स मदर यानी धर्मोदास की मां brought a suit on the ground that the mortgage executed by his son is void on the ground that her son is a minor। अब क्योंकि माँ उसकी गार्जियन थी, माँ एक शूट फाइल करती है कोर्ट में इस ग्राउंड पे कि ये जो मेरा बेटा है ये माइनर है और ये किसी भी मॉर्गेज को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। इस मॉर्गेज को एग्जीक्यूट करना बिल्कुल ही वॉइड होगा। किस ग्राउंड पे? क्योंकि मेरा बेटा क्या है? एक माइनर है। द रिलीफ शाउट बाय द रिस्पोंडेंट वाज ग्रांटेड एंड एन अपील वाज प्रेफर्ड बाय द एग्जीक्यूटर ऑफ ब्रह्मोदत्त बिफोर द कैलकाटा हाई कोर्ट। द सेम वाज डिसमिस्ड। कोर्ट ने क्या कर दिया? रिस्पोंडेंट को यानी जो हमारे धर्मोदास घोष हैं उनको बिल्कुल क्लीन चिट दे दी। अब हमारे जो ब्रह्मदत्त थे इनको लगा यार उसको क्लीन चिट मिल गया, इन्होंने फिर कैलकाटा हाई कोर्ट में अपील किया। वहां से भी सेम जो रिस्पोंडेंट थे उनको क्लीन चिट मिल गया। देन आफ्टर ये केस गया कहां पे? प्रिवी काउंसिल में। प्रिवी काउंसिल ने क्या कहा इस केस में? फाइनली अ कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। प्रिवी काउंसिल ने कहा कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर के साथ किया जाता है तो वो वॉइड होता है फ्रॉम द बिगनिंग। ठीक है, बिगनिंग से ही वो वॉइड होता है। सेक्शन 7 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 स्टेट्स दैट अ पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट इज कंपिटेंट टू ट्रांसफर अ प्रॉपर्टी। हमारा सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 कहता है कि कोई पर्सन जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंपिटेंट होता है वही किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर भी कर सकता है। इसलिए जो मॉर्गेज एग्जीक्यूट किया गया किसी भी उस रिस्पोंडेंट के द्वारा वो बिल्कुल ही वॉइड है। पहली बात तो कि वो माइनर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं कर सकता। जब वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता तो प्रॉपर्टी भी ट्रांसफर नहीं कर सकता। हेंस ये जो मॉर्गेज फाइनली है ये क्या हो गया? बिल्कुल ही वॉइड करार दे दिया गया। ठीक है, तो अब आप सोच रहे होंगे मैम यहाँ पे मोहिनी बीबी कहाँ है?
यहाँ पे तो हम लोग धर्मोदस घोष, ब्रह्मदत्त, केदारनाथ देख रहे हैं, मोहिनी बीबी कहाँ है? तो ये मोहिनी बीबी ब्रह्मदत्त की वाइफ है। ब्रह्मदत्त, बहुत लंबा ये केस चला था, तो ब्रह्मदत्त का इसमें डेथ हो गया था और जो लीगल हायर थी उसकी वो मोहिनी बीबी थी। तो ब्रह्मदत्त के बदले में, बिहाफ में मोहिनी बीबी ने ये केस लड़ा था। तो जो फाइनल जजमेंट आया था वो मोहिनी बीबी वर्सेस धर्मोदस घोष के नाम से आया था। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए आगे, नेक्स्ट हमारे डिस्क्वालिफाइड पर्सन में कौन आते हैं? हमारे हैं पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, मतलब जिनकी दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जिसमें फर्स्ट क्या है? इडियट्स। एन इडियट in medical term is a condition of mental retardation where a person has a mental age of less than a 3-year-old child. हमारे मेडिकल टर्म में इडियट किसको बोलते हैं? जिसका मानसिक स्थिति खराब है और वो पर्सन किस एज ग्रुप की तरह बिहेव करता है? 3 साल के बच्चे की तरह बिहेव करता है। तो इडियट जो होते हैं वो इनकेपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने के लिए। तो इनके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द बिगनिंग वॉइड होता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे ल्यूनेटिक, अ पर्सन हु इज ऑफ साउंड माइंड फॉर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ टाइम एंड अनसाउंड फॉर द रिमेनिंग ड्यूरेशन इज नोन एज ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक का मतलब कि एक पर्सन कुछ समय के लिए साउंड माइंडेड की तरह बिहेव करता है और कुछ समय के बाद अनसाउंड माइंडेड की तरह बिहेव करता है। आपने गजनी सुना था ना, कुछ समय तक सही रहता है फिर अचानक से गड़बड़ हो जाता है। When a lunatic enters into a contract while he is of sound mind, capable of understanding the nature of the contract, is a valid contract. Otherwise, it is void. अगर कोई lunatic person कॉन्ट्रैक्ट में कब एंटर करता है? जब वो साउंड माइंडेड का था। देखिए ये 2 फेज में बिहेव करता है, एक बार कुछ समय के लिए साउंड माइंडेड रहता है, कुछ समय के लिए अनसाउंड माइंडेड रहता है। तो जब वो साउंड माइंड का था, जब उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल ठीक थी, उस समय अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। लेकिन जब उसकी स्थिति अनसाउंड है तब वो अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करेगा तब वो वॉइड कहलाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी फॉर सेल ऑफ गुड्स। ए बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा है, किस लिए आ रहा है? सेल्स ऑफ गुड के लिए। When he is of sound mind, कब एंटर कर रहा है? जब ए क्या था? साउंड माइंडेड था, बिल्कुल सही दिमागी रूप से वो बिल्कुल सही था। ए लेटर बिकम ऑफ अनसाउंड माइंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। अब उसके बाद ए की दिमागी स्थिति बिगड़ गई, कॉन्ट्रैक्ट में आने के बाद उसकी दिमागी स्थिति बिगड़ गई, तो क्या अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहा था तो उसकी दिमागी स्थिति बिल्कुल सही थी। नेक्स्ट है हमारा people under the influence of drugs. A contract signed under the influence of alcohol, drugs may or may not be valid. Clear है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर एल्कोहल के इन्फ्लुएंस में या ड्रग के इन्फ्लुएंस में किया जाए तो वो वैलिड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब किसी ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखा है और उस स्थिति में आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, या वो ड्रग्स के नशे में है, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, है ना? ये कंडीशन है ये। इफ अ पर्सन इज सो ड्रंक एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो दैट ही इज नॉट इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड कंसिक्वेंसेस, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। जब कोई पर्सन अगर बहुत ज्यादा ड्रिंक किया हुआ है, बहुत ज्यादा ड्रग्स के नशे में है, ऐसे नशे में है जिसमें उसकी दिमागी स्थिति ठीक, मतलब उसकी दिमाग काम नहीं कर रही है, ठीक है, तो उस वक्त अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है तो उस वक्त उसका कंडीशन क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस, नेचर को समझ नहीं पाता पूरे तरीके से, सारे कंसीक्वेंसेस को अच्छे से समझ नहीं पाता, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम वॉइड कहते हैं। हमारा लॉ कहता है क्योंकि उसकी दिमागी स्थिति अभी ठीक नहीं है और उस समय उसके साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वॉइड होगा। हाउएवर if he is capable of understanding the nature of the contract, it will be enforceable. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए तैयार है, वो सब चीज समझ रहा है अगर अच्छे तरीके से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। लेकिन अगर वो ओवर ड्रंक्ड है, ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, ए एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल।
ए क्या होता है, ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है और किस तरीके से, अल्कोहल के इन्फ्लुएंस पे। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन ए टू शो दैट ही वाज incapable of understanding the consequences at the time of entering the contract and B was aware of his condition. अब देखिए, अब ये burden of proof क्या होता है? burden of proof का मतलब कि किसको प्रूफ करना पड़ता है कि वो उसके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसकी लाइबिलिटी बनती है उसको प्रूफ करना पड़ता है। जैसे अब कोई पर्सन ड्रिंक किए हुए है और वो नहीं समझ पा रहा, तो वो बताएगा ना कि हाँ भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट के कंसीक्वेंसेस को समझ ही नहीं पा रहा था और मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे ये बर्डन पड़ता है कि वो ये डिक्लेयर करे कि जब कॉन्ट्रैक्ट में लाया गया था उसको तब वो ड्रंक था और वो चीजों को समझ नहीं सकता, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। तो अब ये बर्डन ऑफ प्रूफ किसके है, किस पे ऊपर है, ए के ऊपर है कि वो ये बताए कि जब वो नशे में था तब वो क्या सारे कंसीक्वेंसेस और सारे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को समझ पा रहा था या नहीं, या फिर बी को इस बात की खबर थी कि वो नशे में है या नहीं। अगर ए बोलता है कि हाँ मैं बिल्कुल क्लियर कट समझ पा रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या लिखा है, मेरी लाइबिलिटीज क्या हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल होगा। अगर ये डिनाई कर जाता है कि बी ने मुझसे धोखे में साइन करवा लिया, मुझे कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवा दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वहीं पे वॉइड हो जाएगा। क्लियर है? मींस मे और मे नॉट बी वैलिड। अगर जो एंटर कर रहा है नशे की हालत में वो मान ले कि हाँ मैं बिल्कुल क्लियर कट समझ रहा हूं, तो ये वैलिड है। अगर वो इस चीज को मानने से इनकार कर देता तो ये एनफोर्सिएबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। देखिए, एलियन एनिमी, एलियन का मतलब होता है कोई दूसरे देश का सिटीजन। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि आप किसी भी देश के सिटीजन के साथ आराम से कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टर्म है एलियन एनिमी का। वो क्या है? एन एलियन एनिमी इज द सिटीजन ऑफ अ कंट्री इंडिया इज एट वार विद। एक ऐसे कंट्री का सिटीजन जिसके साथ इंडिया का वार चल रहा हो। सपोज कि अभी इंडिया का वार चाइना के साथ चल रहा हो, तो अगर आप चाइनीज के साथ, चाइनीज सिटीजन मतलब कोई चाइनीज सिटीजन है उसके साथ अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा। एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड ड्यूरिंग द वॉर पीरियड विथ एन एलियन एनिमी आर वॉइड। ड्यूरिंग द वॉर पीरियड मतलब अभी वॉर चल रहा है और आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कहलाएगा, वॉइड कहलाएगा। एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन एन एलियन एनिमीज टेरिटरी shall be treated as an alien enemy under the contract law। अगर कोई इंडियन सिटीजन भी एलियन एनिमी के टेरिटरी में, यानी कि अगर कोई इंडियन सिटीजन भी अगर चाइना में रह रहा हो और अभी फिलहाल चाइना के साथ युद्ध छिड़ गया हो भारत का, तो आप उस इंडियन सिटीजन के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकते, क्योंकि वो किस टेरिटरी में रह रहा है, उस टेरिटरी में रह रहा है जिस टेरिटरी के साथ इंडिया का अभी वॉर चल रहा है। तो उसके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट में आ नहीं सकते। ठीक है, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ कहता है। कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर पीरियड आइदर गेट्स डिसॉल्व्ड इफ दे आर अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी और रिमेन सस्पेंडेड एंड आर रिवाइव्ड आफ्टर द वॉर इज ओवर प्रोवाइडेड दे आर नॉट बार्ड बाय लिमिटेशन। अब देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट, सपोज अभी वॉर चल रही है, 10 दिन से वॉर चल रही है और 10 दिन पहले के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं तो उनको अगर अभी वो कंप्लीट नहीं हुए, मतलब वो कंप्लीट नहीं हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट, अभी उसमें काम चल रहा है, तो उसको उसी समय डिसॉल्व कर दिया जाता है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच में है, उस पे काम शुरू हो चुका है, ठीक है, तो उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है कि वार छिड़ने के बाद कैसी स्थिति रहेगी, उसके बाद उस पे फैसला लिया जाता है। लेकिन जब तक वार चलता है तब तक उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। क्लियर है? और अगर वार के बाद अगर जरूरत पड़ी तो उसको फिर से रिवाइव भी किया जाता है, लेकिन तब तक जब तक कि वो लिमिटेशन एक्ट तक ना खत्म हो, उसका टाइम कंप्लीट ना हो लिमिटेशन एक्ट के अनुसार। देखिए क्या है एग्जांपल, ए ऑफ कंट्री एक्स ऑर्डर्स गुड्स फ्रॉम बी।
एक एक्स कंट्री का एक ए पर्सन है जो बी से ऑर्डर ऑफ गुड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट करता है जो कंट्री वाई का है. द गुड्स आर शिप्ड एंड बिफोर दे कुड रीच वाई, कंट्री एक्स डिक्लेयर्स अ वॉर विथ वाई. है ना, एक्स बोलता है बी को कि तुम कुछ गुड्स मुझे भेज दो अपने कंट्री से. ये एक्स कंट्री का है, ये वाई कंट्री का है. अब गुड्स क्या हो गए थे, शिप हो चुके थे और फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने से पहले क्या हो गया, दोनों देशों के बीच वार छिड़ गया. है ना, जैसे ही वो वाई तक पहुंचता वो क्या हो गया, वहां पे वॉर छिड़ गया. कंट्री एक्स डिक्लेयर्स अ वॉर विथ कंट्री वाई. अब यहाँ पे जो ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ था. कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने के पहले ही हमारा यहाँ पे वॉर हो गया. तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, वॉइड हो गया. ड्यूरिंग वॉर अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो वॉइड होगा. अगर बिफोर कॉन्ट्रैक्ट आप थे लेकिन कॉन्ट्रैक्ट अभी पूरा नहीं हुआ, काम अभी पूरा नहीं हुआ, तो भी वो डिसॉल्व हो जाएगा. और अगर काम कुछ हद तक पूरा हो चुका है तो उसको वहीं पे स्थगित कर दिया जाएगा, उसको कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया जाएगा और आफ्टर वॉर पोजीशन देखने के बाद उसको रिवाइव करने का ऑर्डर दिया जा सकता है या नहीं भी दिया जा सकता, डिपेंड करता है लिमिटेशन एक्ट के अनुसार कि टाइम बचा है या नहीं. नेक्स्ट क्या है आपका, कन्विक्ट्स. अ कन्विक्ट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल ही इज सर्विंग हिज सेंटेंस. कोई भी ऐसा पर्सन, कन्विक्ट का मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जिसको पहले से किसी दूसरे लॉ के अनुसार या किसी दूसरे केस में सजा हो गई हो, ऐसे लोग के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते. अगर वो अपनी सजा काट रहा है तब तक, सपोज किसी को 10 साल की सजा हुई है किसी केस में, तो उस 10 साल तक आप उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. However, he regains his capacity to enter into a contract upon completion of his sentence. जैसे ही उसकी सजा कंप्लीट होती है, then after आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते. वो अपने कैपेसिटी को रीगेन कर लेता, फिर से वो कैपेसिटी उसके पास आ जाती है कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने की. जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना, 10 साल की सजा हुई है तो 10 साल तक आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते. जैसे ही वो 10 साल की सजा पूरी कर लेता है तो आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है. सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये कमेंट करके जरूर बताइएगा. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय.